मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सून कैले बलमू। तवाइफ शब्द क्या मतलब है इसका? अनूप जी भी खाते हैं, अनूप जलोटा जी इतने बड़े भजन सम्राट हैं, उनको अच्छा लगता है, बचपन से खाए हुए अनूप हैं। जलोटा जी नॉनवेज खाते हैं? बिल्कुल। डरियो से पातर भैले तोर धनिया। आपकी खुद की जिंदगी में प्यार कहाँ रहा? कोई लव स्टोरी आपकी? इन्फैचुएशन तो हुआ ही था, लेकिन एकदम टोटली पर्सनल। आज का तो इश्क है, चलती है क्या खंडाला। बिरन भैया अइले या न भैया बा, सबनवा में ना जइबो न नदी। गौहर जान 16 लैंग्वेजेस जानती थी, इतनी पढ़ी लिखी थी। गांधी जी गौहर जान से पैसा मांगे थे देश की भलाई के लिए। कुछ ऐसे सिंगर हैं जो भी स्टेज पे गाते गाते किसी को किस कर देते हैं? रानी लक्ष्मीबाई एकदम वीर रस। तू प्रॉमिस, ठीक है, आई प्रॉमिस यू। पहले से सरकार से कुछ कनेक्शन था आपका? पैसे कमाने के लिए कला को कभी न बेचिए, ये मैं अपने रूह से बोल रही हूँ। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी तनिक होए जाए राम। ये कह रहे कि भैया रोहिंग्या को या फिर कहें कि जो बाहर से आए हुए उनको नहीं रहने देंगे, तो इस कला का क्या होगा? देखिए, कुर्सी बाद में, देश प्रेम पहले। नमस्कार दोस्तों, या फिर हेलो बोलूँ आपको, या फिर हाउ आर यू पूछूं आपको, क्योंकि मैं तो हूँ जैन जी और मेरे साथ जो हैं वो और कोई नहीं, डॉक्टर सोमा घोष जी मौजूद हैं। क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ, हनी सिंह, यही सारे गाने सुनता हूँ, लेकिन इसके पहले एक थोड़ी इनसाइड स्टोरी है, वो ज़रूर सुन लीजिए। मैं सोमा मैम से मिला था लगभग 1 साल पहले, और तब से मैंने क्लासिकल सुनना शुरू करा था। तो उसके बाद जो मैं लगा कि मुझे भाई, अब जो आजकल एक गाना है ट्रेंड कर रहा है कि मिर्ज़ापुर गैले गुलजार हो, कचौरी गली सून कैले बलमा, इसकी इनसाइड स्टोरी भी, और साथ के साथ क्लासिकल गाने में ऐसा क्या है कि आजकल जो है लोग क्लासिकल को उतना ज़्यादा नहीं सुनना चाहते। बात करो मेरी उम्र के लोग या फिर मेरे दोस्त लोग, तो चलिए सीधा डॉक्टर सोमा मैम से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं तमाम बातें। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम स्टेट मिरर हिंदी पर आपका। थैंक यू। मैम, शुरुआत करते हैं जो आजकल ट्रेंड कर रहा है गाना, कचौरी गली सून कैले बलमा से। ये गाना थोड़ा गुनगुना दीजिए। मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलमू, सुन कैले बलमू, सुन कैले बलमू। ये 1957 की गाना है, और इसको धनिया नाम की एक गायिका ने गाई थी, और अपने प्रेमी नाहर सिंह जी के लिए, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और वो रंगून से काला पानी देश को, मेरे ब्रिटिशर ने उनको रंगून भेज दिया था मिर्ज़ापुर से जहाज में करके। तो बिरह में थोड़ा बताओ इसके बारे में। बिल्कुल, क्योंकि ये जो गायकी है ना, इसको कजरी कहते हैं। और कजरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम लोग को जानना चाहिए, तुम लोग आज के जनरेशन के हो ना, तो हर गायकी की अलग स्टोरी होती, क्या अलग विधा होती है, गाने का चलन वैसा होता है। और ये जो कजरी है ना, भारत रत्न बाबा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को बहुत पसंद था। बिल्कुल। और क्योंकि कजरी जब प्रियतम दूर होते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो प्रियतमा की रात खास करके बारिश के दिनों में काजल की तरह काली हो जाती है, तो उस काजल से कजरी नाम पड़ा है। ये बिरह गीत है। सुन कैले बलमो, सुन कैले, सुन सुन कैले, सुन कैले बलमो, हाँ सुन कैले बलमो, पिया चली गई ले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलमो। 2002 में मैं और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की डुएट था ये। आप लोग ज़रूर सुनिएगा रसबड़ से, टाइम्स म्यूज़िक से। बिल्कुल। इसके बाद मैम इस गाने की ही अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ और लाइनें आती हैं कि सेजिया पे चले काला नाग हो, कचौरी गली सून के। इसकी थोड़ी अगर आप इनसाइड स्टोरी और बता पाएं, और इस गाने को गा के फिर इसका मतलब भी बता पाएं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जो ये गाना जब ट्रेंड करता है तो उसकी अलग अलग स्टोरी आ रही है। कोई बता रहा है गौहर जान, नहीं, गौहर जान ने इसको 73 में गाई है जी, और ये 57 में धनिया ने गाई है। और इसमें लिखा हुआ है कि डरियो से पातर, जो एक्चुअल गाना है, ये मैं मोहन मार साहब जी है बनारस के, उनसे सीखा था। ये एक पुराना गायक है बनारस के, अभी नहीं रहे वो। डरियो से पातर भैले तोर
कहते हैं कि पनवा से पातर, मैंने पान और डाल से भी पतली हो गई धनिया बिरह में। तिरिया गलले जस नून हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमो। पूरा देखिए कि धनिया थी गायिका, उसमें मेंशन है कि भैल तोर धनिया। यही मिर्जापुर वासे उड़ला जहाजिया, कि मिर्जापुर से जहाज उड़ गए हैं रंगून के लिए। यही मिर्जापुर वासे उड़ला जहाजिया, पिया चली गईले हाँ, पिया चली गईले हाँ, पिया चली गईले रंगून हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमो। कि पिया ये कचौड़ी गली में रहती थी वो धनिया और नाहर सिंह, लेकिन नाहर सिंह जब छोड़ के चले गए तो धनिया के लिए वो कचौड़ी गली एकदम सूना हो गया था। तो रो रो के बारिश के दिनों में ये कजरी गा रही थी 57 में, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। बिल्कुल। पर जिस तरीके से आजकल क्या हो गया कि भैया तवाइफ वर्ड जब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब से गंगूबाई जैसी पिक्चरें आई हैं और उसके पहले हीरा मंडी जैसी पिक्चरें आई, हीरा मंडी में ये पोर्ट्रे करा गया था कि तवाइफ कल्चर की, जिससे जो अमीर रईस घर के लोग होते थे वो वहाँ पे कल्चर सीखने के लिए जाते थे, और वहीं गंगूबाई में एज एन सेक्स वर्कर प्रेजेंट करा गया। तो मैं तवाइफ शब्द क्या मतलब है इसका? मैं आपको बताती हूँ, ये गलत शब्द है तवाइफ। वो जो उस समय की गायिका जो थी उनको हम लोग देवी कह सकते हैं, तवाइफ बिल्कुल नहीं। उनके नसीब में शादी नहीं हो पाता था, लेकिन वो किसी एक के ही होके रहती थी। और वो जैसे गौहर जान की बात कर रही हूँ मैं, गौहर जान 16 लैंग्वेजेस जानती थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, आर्मेनियन लेडी थी वो। हाँ, फिर उनके माँ ने मुस्लिम से शादी कर दिया था। और उसकी जो पर्सनालिटी, जो पावर, उनके पास क्यों जाते थे राजकुमारी लोग तहजीब सीखने के लिए? हाँ, मैंने अपने आँखों से देखा है ऐसी देवी जैसी गायिका को। जब ब्रिटिशर आ गया, जब रजवाड़ा चला गया, पहले तो अकबर बादशाह सब कुछ संभालते थे, अपना नवरत्न तानसेन सब। उसके बाद जब दरबार चला गया, छोटे छोटे राजाओं के विरासत में कलाकारों का रक्षा होती थी। बनारस के राजा, रामपुर के राजा, पटना के राजा, सब लोग, दरभंगा के राजा। उसके बाद जब ब्रिटिशर आ गए ना, यही देवी जैसी जो माँ सरस्वती की रूप, इसको हम लोग तबाया बोल के छोटे नहीं कर सकते हैं। उन लोग साधिका थे और वो इतनी भक्त, ईश्वर भक्ति तो उनसे सीखना चाहिए। हाँ, और ये टीआरपी बढ़ाने के लिए, कमर्शियलाइज करने के लिए सब यूज़ किया जा रहा है। मैं इसकी बहुत खिलाफ हूँ। मैं उसी घराने से सीखी हूँ, मैंने देखा है उनको, ये देवी जैसी इतनी उनकी पर्सनालिटी, इतनी उनकी शालीनता, इतनी उनकी ज्ञान। अरे अच्छे परिवार के लड़की शायद यह नहीं कर सके। और जब ब्रिटिशर आए तब इन्होंने अपने घर पे हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत को बचा के रखे। फिर उनसे ही आज जो जितने बड़े बड़े आप कलाकार, अब्दुल करीम खान साहब के लिए जितने बड़े कलाकार जो बाद में हुए, सब उनसे सीखे। अगर वो बचा के नहीं रखते तो नहीं हो पाता। आप देखिए उस ज़माने में गांधी जी गौहर जान से पैसा मांगे थे देश की भलाई के लिए। गौहर जान ने उनको उस ज़माने में 50,000 दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपको देखकर और 50,000 दूंगी। मैं आपको एक बार आप जैसे देशभक्त को मैं एक बार देखना चाहती हूँ। तो ये उनका अब था। और वो शादी, ये था उनके दुर्भाग्य कि लोग उन्हें शादी नहीं करते थे, लेकिन वो व्यभिचारी नहीं थे, वो किसी एक के होके रहते थे, उनकी पत्नी बन के रहते थे। बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल। और एक मैम स्टोरी ये भी है कि उस समय वो 3,000 रुपये जो है लगभग चार्ज किया करती थी गाने का। और जिस समय जो सोना है, गोल्ड, जिसकी प्राइस 20 रुपये किलोग्राम हुआ करती थी, और वो उस समय खुद की बग्गी से चलती थी, बग्गी बुग्गी। और बग्गी जो कि वो 16 कहते कि 6 घोड़े का, वो जो सबसे बेस्ट घोड़ा से, अरबी घोड़े, और उनकी सोने की साड़ी हुआ करता था और उसमें सब चांदी जड़े लगे रहते। तो एक बार जो मैं क्योंकि मेरे फादर इन लॉ नबिंदु घोष जी गौहर जान के ऊपर स्क्रिप्ट लिख के रखे हैं,
तो उनका मैं पढ़ी हुई अद्भुत, उन्होंने कहा ऐसा तो कहानी हो ही नहीं सकता है कि इतनी, देखिए वो तबाह तो नाम से लोग बोलते हैं, लेकिन वो मैंने कहा ना कि देवी माँ सरस्वती की वो लोग प्रतिनिधि बन के हमारे ज़िंदगी में आए थे। और गवर्नर कलकत्ता के जा रहे थे और वो जो 6 घोड़े के गाड़ी से आ रहे थे वो नज़ाकत से, तो वो सोचे कोई महारानी है, वो निकल उनको सैल्यूट किए। जब बाद में पता चला कि वो ऐसे गायिका है, तब उन्होंने कहा कि उससे पैसा जुर्माना मांगे, लेकिन वो दी नहीं। तो उनमें जो ये व्यक्तित्व, ये तो सीखने की चीज़ है। बिल्कुल, और वो भी अंग्रेजों के समय, उस समय बिल्कुल में, बिल्कुल उस समय, बिल्कुल जो सब आपको दबाने के लिए रहते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको अधिकार ही नहीं है। और एक तवायफ होते हुए भी, तवायफ, माफ कीजिएगा मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, ये शब्द, हाँ यूज, आई ऑब्जेक्ट, तवायफ शब्द आप देवी कहिए उनको। बिल्कुल, जैसे सिद्धेश्वरी देवी, शैला देवी, हाँ, मलकाए जान, मोती देवी, बड़ी मोती, छोटी मोती, ऐसे उन लोग का नाम। आपको भी तो मैम किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया था कि आप भी जो है गौहर जान की झलक जो है आप में दिखती है दूसरी। ये मुझे नौशाद जी और बाबा भारत बिस्मिल्लाह ने पहली बार मुझे देखे तो मैं ऐसे बैठ के गा रही थी जैसे गौहर गाती थी जी। हाँ, हम लोग अगर 3 घंटा भी गाएंगे तो हम ऐसे ही गाएंगे। और बचपन से मेरा वो तेज था, मैं कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, किसी से प्रोग्राम मांगने नहीं गए। मैं अपना NGO बनाया, अपने हिसाब से लोगों को देते हैं, रहती हूँ एकदम महारानी की तरह, एकदम जितना मिलता है उसमें मैं तुष्ट हूँ। तो उन्होंने हम दोनों देख के बताए थे कि आपको देखने से लगता है कि आप गौहर जान की इनकारनेशन, पुनर्जन्म है। तो आज आप उनके विषय में मुझसे पूछ रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। मैम आपको जिस तरीके से तमाम जो है भैया मोदी साहब हुए और तमाम जो है हमारी प्रेसिडेंट साहिबा हुई, तमाम लोगों से आप जो है पुरस्कार ले चुकी हैं, तो टिकट विकेट मिलने वाला है क्या आपको? आशा तो कर रही हूँ। कहाँ से लड़ेंगी? लड़के नहीं, हम सांस्कृतिक कोटा में जाना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि हम कलाकार कहाँ लड़ने जाएंगे, हम लड़ाई से बहुत दूर रहते हैं। संगीत तो जोड़ता है, वो लड़ाई को ख़त्म करता है संगीत। हम तो कला के क्षेत्र से जाके कुछ संगीत के लिए हम करना चाहते हैं, ये मेरा लक्ष्य है। मैम क्या कर पाएंगे संगीत के लिए? आजकल जो आर्टिस्ट हैं वो बढ़िया ऐसे गाने गा रहे हैं, एकदम बेस ट्रांस सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आप लोग एक सितार लेके, पीपनी लेके, भैया लो बजा दिया, गाना हो गया गाना। अब आज के समय में वो नज़ाकत कोई दिखाता भी नहीं है, ना किसी को पसंद है। कैसे आप वो डेवलप कर पाएंगे कि हाँ भैया मैं बैठा हूँ, मेरे कैमरामैन सामने बैठे, हम सुने आपको? देखिए, संगीत तो आत्मा से निकली हुई आवाज़ है, और जो आत्मा से निकलता है ना, वो आत्मा को छूता ही छूता है। हम पड़ोसते नहीं हैं। आज भी देखिए, आप कौन सा गाना सुनते हैं, आप बताइए कौन सा? नहीं, अच्छा। आप फिल्मों के देखिए ना, लग जा गले, पूरा राग बेस्ड गाना। बिल्कुल। बोझ होता जो गमों को तो उठा भी लेते। ये मधुवंती में कौन सा गाना, रस्म उल्फत, है ना राग बेस। आज भी लोग इसी गाने को सुनते हैं, अब दूसरा गाना नहीं सुनते हैं। आज भी आप किशोर कुमार के गाने देखिए, इतना स्वच्छ शब्द प्रधान। रफ़ी साहब का मना तड़प पे पूरा बंदिश रख के गए हैं नौशाद जी ने। आज भी लोग मंत्रमुग्ध सुनते हैं। हम दे, आप जो दोगे लोग वही सुनेगा, आप दे नहीं रहे। पहले क्या होता था, जितनी भी फिल्म स्टोरी होती थी ना, वो जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं उनको सुधारने के लिए होती थी। आप समझिए इस बात को। साहित्य, लिटरेचर, जब वो तो स्कूल नहीं जा सके, चलो सिनेमा देख के वो संस्कार को सीख ले, मॉरल्स ऑफ लाइफ को सीख ले, फिलोसफी को जान ले। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, है ना ये कविता। तो लेकिन आज पता नहीं क्यों लोग उनको सुधारने से बजाय उनको और गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। एक आपने गाना सुना होगा मैम, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ठीक है? मेरा पिया घर आया ओ राम जी, नुसरत फतेह अली खान का गाना है। वो उनका गाना उस समय का था। मैंने उसकी जो गज़ल वाला वर्जन है वो भी सुना, जो मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद कोक स्टूडियो ने, उसके बाद तमाम जो है डीजे मिक्सर्स ने उसमें ट्यून्स डाले और कहीं ट्रांसेस डाली, और उसके बाद गाना वही है, लिरिक्स वही है, आवाज़ वही है, बस थोड़ा मॉड्यूलेशन है, और आज वो गाना ट्रेंड कर रहा है। तो लोगों तक वो ऐसे जुड़ रहा है, कोई लंबा नहीं सुनना चाह रहा है, छोटा छोटा। हम कहें छोटा ही सुनाओ, लेकिन जैसे शरीर बदलता है सोल नहीं बदलता है, आत्मा वही रहता है। ये चिरंतन सत्य है। आप क्या सोल को बदल सकोगे?
वो तो चिरंतन कई ज़माने से, कई युगों से वही सुर बार बार शरीर बदल के, जोनी बदल के आ रहे हैं। सेम संगीत, जैसे कजरी, पुराने कजरी अगर आज के बच्चों को पसंद नहीं, तुम बनाओ ना। उस समय तो गायिका लोग तो बना ही थे ना। मिर्जापुर कैले गुलजार हो बनाए थे। इसी तर्ज में कई कजरी है। बिरन भैया अइले या न भैया वा सबनवा बिना जइबो न नदी, वही तर्ज में है। आप इस ज़माने में हमने बनाया है, वो अंकिता ने लिखी है। बैरी सवन मोरा जियरा जराए, मन नाही लागे दैया कछु नाही भाई, कह दो बदरिया से अभी नाही बरसे, पिया परदेस गए अभी नाही आए, भैरी सवन मोरा जियरा जराए। क्या बात है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। सुनो राधा रानी, होली, आज की होली, देखो आई होली आई, सुनो राधा रानी, ये मैंने लिखा है। देखो, अगर हम अपने क्रिएटिविटी को बंद कर दे तो वहाँ रुक जाएगा ना। बिल्कुल। हम क्यों वेस्टर्न लेके, हम खुद का ही अपने विरासत को आगे बढ़ाए, परंपरा को नई तरीके से बनाए, जो आने वाली पीढ़ी उसको कॉपी करे। बिल्कुल। हम उसी को लेके क्यों रहेंगे? मैम, अभी मैं आपको नोटिस कर रहा था, आप जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम ले रही थी तो आप ये कानों में हाथ लगाती हैं, इसका क्या मतलब होता है? जब बुजुर्गों के नाम लेते हैं ना, तो नाम लेने से पहले क्षमा मांगते हैं कि मैं आपका नाम ले रही हूँ, इसलिए कान में हाथ देते। अच्छा, और तमाम लोग भी जो हैं वो इसीलिए ही करते हैं। हाँ। आप मैम एक बात बताइए कि जैसे आतिफ असलम की अगर बात करें हम, तो वो पाकिस्तान के सिंगर हैं लेकिन गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, और यहाँ पे सोमा घोष जी हैं जो कि गाना बहुत बढ़िया गाती हैं, लेकिन सरकार ने बॉयकॉट करवा दिया था पाकिस्तान का यार। तो कला के लिए आपको क्या लगता है कि कला के लिए कोई सरहद होती है? बिल्कुल नहीं। अभी हाल में देखिए, बाबा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जो घर था, उनके परिवार वाले तोड़कर होटल या बिल्डिंग बना रहे थे। मैंने अर्जी पेश की पत्रकारों से माध्यम से कि ये म्यूज़ियम बना दे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का घर म्यूज़ियम बना है, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का घर म्यूज़ियम बन गया है, गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया है। वैसे ही बनारस भगवान विश्वनाथ महादेव आदिदेव के बाद इनको भी जानने की कोशिश करते हैं, इनको भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये भी परम शिव भक्त थे। इनको 3 बार भगवान शिव का दर्शन भी हुआ और फ़कीरी में थे। तो आप देखिए, ऊपर वाले ने सुन लिया, सरकार ने पूरा ये किया है और ऐलान किया है कि वो म्यूज़ियम बनेगा, 30 करोड़, उनको भी पैसा मिल जाएगा, ये भी बन जाए। कितनी बड़ी बात है। मैं तो जब 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तो इनके नाम का चैप्टर था बिल्कुल, की किताब में कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, बिल्कुल, ये चैप्टर हुआ करता था, और उसमें शादी वगैरह इन तमाम बिल्कुल, चीज़ों का जो जिक्र हर मंगल गाने में उनका शहनाई बजती है। अगर किसी शादी भी हमें जाए, आप जब पूरी कचौड़ी खाते हैं और साथ में अगर शहनाई उनकी ना सुने तो शादी इनकम्प्लीट लगती है। आप पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी लोगों को, किसी भी कैटेगरी, उनको भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम याद है। बिल्कुल। ये अद्भुत चीज़ है। तो ये जो बन गया, आवाज़ पहुँची और वो हुआ, ये तो अद्भुत खुशी की बात है। बिल्कुल। मैम, आपके लिए फ़क्र की चीज़ क्या है? उनकी बेटी होना, मुँह बोली सही, बेटी होना। हाँ। लेकिन वो मानते तो आपको काफ़ी थे, क्योंकि दिल से। देखो, उन्होंने खुद कहा था कि हमेशा खून का रिश्ता ही नहीं होता है, तुम्हारे साथ मेरा रूह का रिश्ता है, और संगीत में हम सब एक है। तुमने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे रही हूँ। संगीत में सारे गा मा पा धा नि सा, डो रे मी फा सो ला सी डा, और कुछ नहीं है। ये 7 सर वर्ल्ड म्यूजिक है। इन म्यूजिक वी आर वन। म्यूजिक इज यूनिवर्सल। एकमात्र म्यूजिक में हम लोग एक हैं। यहाँ पर कोई जात, न पात, न धर्म, न कुछ नहीं है। धर्म के देखो राह अलग अलग है। बिल्कुल। कोई मुस्लिम है तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई हिंदू है तो कोई कोई हर पथ मिल जाते हैं, लेकिन संगीत में एक है। अगर वो गुणी कलाकार पाकिस्तान का क्यों ना हो, कहीं का भी हो, उसको हम इज्जत देंगे। बिल्कुल। मैडम, आप इतने जो है प्यार भरे गाने भी बनाते हो, आपकी खुद की ज़िंदगी में प्यार कहाँ रहा? कोई लव स्टोरी आपकी? अब आप कहेंगे कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। लव, मैंने तो प्रेम किया है भगवान शिव से। मैं इंसानों की बात कर हाँ, मैं इंसान की कलयुग की बात कर रही हूँ। संगीत मेरा प्रेम है, शिव मेरा प्रेम है, और मेरी जो शादी हुई है प्रसिद्ध लेखक नबेंदु घोष जी,
जिन्होंने धर्मेंद्र जी को बंदिनी में ब्रेक दिया था, गुलजार साहब को ब्रेक दिया था, जब एस.डी. वर्मन के साथ मजरू सुल्तानपुरी का झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने पिताजी को बुलाए, जी कौन लिखेगा, तो पिताजी ने कहा था एक सरदार लड़का है मैं लेके आ रहा हूँ, वो लिख पाएगा? बोले मैं लिखवाऊंगा, मोरा गोरा रंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे, ये पिताजी का थॉट था, गुलजार साहब ने लिखा था। तो इस घर की बहू हूँ, मेरे हस्बैंड शुभंकर घोष। शादी के बाद प्रेम हुआ पहले नहीं। तो शादी के बाद कब प्रेम हुआ आपको? आपकी किस उम्र में शादी हुई थी? 25 साल। 25 साल में आजकल अगर देखूं तो 3-4 बार प्यार हो जाता है लोगों को, आपको एक भी बार नहीं हुआ, फिर आप वही कह रहे हैं कि संगीत से प्यार हो गया इसलिए था, बोल रही हूँ, संगीत से प्यार। इन्फैचुएशन तो हुआ ही था, लेकिन मुझे एक ऐसा एहसास था कि जब आप शादी के पहले किसी से मिलते हैं ना, वो आपके अच्छाई को ही देखते हैं, और जब उसके शादी हो जाती है ना, जब वो अपने बुराईपन को देखने लगते हैं, आपकी नेगेटिविटी, तो शायद वो प्यार नहीं रहता है। आप समझ, क्योंकि आपने जिस भाव से उसको पहले मिले हैं, सब अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सब पूरा रोमांस, सब कुछ एक अलग दुनिया, उसके बाद वो टूट जाता है, तो एक शॉकिंग जैसा मुझे ऐसा एहसास था। तो मैंने सोचा था कि भगवान शिव से ही कहा था तुम ऐसे ही मेरा शादी तय कर देना, जो भी होगा उनसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, कुछ टूटने का डर नहीं होगा। बिल्कुल, ये मेरा थॉट था। परिवारों का सपोर्ट होगा, कुछ होता है तो जाके कह देंगे ये आपने करवाया था ये तो। बिल्कुल। तो मैम उस इन्फैचुएशन पे आपने कुछ लिखा कभी? नहीं। कि कैमरे के सामने आप नहीं बोल रहे हो? नहीं लिखा, वो पर्सनल है एकदम टोटली पर्सनल। मैम देखो, आप हो, आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो, देयर इज नथिंग पर्सनल। कुछ तो शेयर कीजिए मैम कि जो आज के लोग सीखें, मैं सीखूं। देखो, विदाउट इश्क तो ज़िंदगी है ही नहीं। ये कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया डूब के जाना है, और ये वक्त कुछ नहीं देखता है। वक्त न देखे, उम्र न देखे, जब चाहे मजबूर करे। इश्क की मौत और इश्क के आगे लोगों चले न कोई बहाना जी। इश्क की मार बड़ी दर्दीली। इश्क करने में वहदत की मज़ा मिलती है, इश्क करने में वहदत की मज़ा मिलती है, अगर इश्क सच्चा है तो। अगर इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलती है। सजा मिलती है ज़्यादा। बिल्कुल, सजा तो मिलती ही मिलती। मैंने कहा ना कि आग का दरिया है, इम्तहान देना पड़ता है। बिल्कुल, जो इम्तहान में पास हो जाते हैं तो वो। अब आज की डेट में आदमी पहले इम्तिहान देगा कि भैया अपने घर का खर्चा चलाएगा। आज का तो इश्क है, चलती है क्या खंडाला। हाँ, आजकल तो ये इश्क है, आजकल कहाँ वो इश्क है ही नहीं। मैम कुछ ऐसे सिंगर हैं जो भैया स्टेज पे गाते गाते किसी को किस कर देते हैं, क्या कहेंगे? ये किस ओर जा रहा है हमारा कल्चर? और ये नहीं कि आज के जेंजी नहीं है, वो भी पुराने टाइम के, मेरे बाप दादा के टाइम के हैं। क्या बोलोगे उनके लिए? क्योंकि ये क्लासिकल म्यूजिक हमें ये सिखा रहा है, फिर वहाँ जाके कि भैया स्टेज पे कर रहे हो, किसी को कोई फैन आई किस कर दो उसे। एक शालीनता बहुत ज़रूरी है। देखो, जो पहले की जो हीरोइन होती थी ना, आप उनकी वेशभूषा देखिए, मीना कुमारी, मधुबाला, क्यों इतनी खूबसूरत लगती है कि उनकी जो सब कुछ में एक जो लज्जा शर्म, वो जो बात है ना, वो उनको खूबसूरत बनाता है। आप इसको सहमत करते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए, हम जया भादुरी की भी बात लें, कितनी शालीनता उस फिल्म। आप बंदिनी वगैरह फिल्म देखो, कहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, खाली निगाहों से प्रेम हो रही है। बिल्कुल। और उसमें जो फीलिंग रोमांस आती है ना, वो किस दिखाने से नहीं आती मेरे ख्याल से। आपने बताया निगाहों से प्रेम होता है, आजकल निगाहों से ज़्यादा देखो तो पौष लग जाता है मैडम। बताइए, आदमी इश्क करने कहाँ जाए? मैं तो इस तहजीब में विश्वास करती हूँ कि मैं एक शेर पढ़ूंगी कि किसी ने कहा था किसी के लिए कि मैं नएपन की मुखातिब नहीं हूँ, मैं नएपन की मुखातिब नहीं हूँ, नएपन तब तक मुनासिब है जब तक वो तहजीब का दामन न तोड़े। क्या बात है, काफ़ी डीप हो गया है। हाँ। मैम एक बात बताइए, मैं जैसे बुंदेलखंड से आता हूँ,
कुछ लिखा है वहाँ के बारे में, वहाँ की धरती की, वहाँ की कल्चर, वहाँ के कुछ ऐसा बुंदेलखंड में सुनते से लगता है कि वीर रस वहाँ, रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई एकदम वीर रस। तू आते ही, और रानी लक्ष्मीबाई को तो मैं अपना मानस गुरु मानती हूँ। बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए औरतें। कुछ लिखा नहीं है मैडम हम लोगों के लिए? अब लिखूंगी, प्रॉमिस, ठीक है मैम, आई प्रॉमिस यू। डन है मैम ये चीज़। तो सेकेंडरी चीज़ मैम ये बताइए, इतने अवार्ड आपको मिले हैं, तो पहले से सरकार से कुछ कनेक्शन था आपका, या फिर क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अंडररेटेड इतने, जैसे रानू मंडल हो गई, वो भी अंडररेटेड आ गई, उनका जो तेरी मेरी गाना था वो गाना तो अच्छा था, बाद में एटीट्यूड आ गया, कुछ भी दिक्कत है, वो एक अपनी अलग जगह है। तो कई ऐसे स्टार्स हैं जिनको अवार्ड नहीं मिले हैं, क्या मतलब कुछ मोदी जी या फिर किसी से बातचीत हो आपकी? देखो, मोदी जी मुझे बुलाए थे प्रधानमंत्री हाउस में। ये तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। उन्होंने मुझे पूछा था पद्मश्री मिला क्या, मैंने कहा नहीं, और चाहती भी नहीं हूँ, कितना कठिन पथ है इसका, तो मेरा न्याय होगा आपके साथ। मिला मुझे जी। हाँ, 15 में मिली थी, 16 में मिल गया है। और गुण अगर सही है, जो सच्चे दिल में काम करते हैं ना, जैसे मुझे मिला, तो मिलेगा ही। बहुत लोग बहुत कुछ प्रोसेस में जाकर बहुत कुछ, लेकिन मुझे नहीं। बिल्कुल, मुझे एक सच्चाई के राह में मिला है। तो हम जिनको नहीं मिला, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर अपने काम में आप एकदम जेन्युइन हो तो देने वाला तो ऊपर वाला होता है, बिल्कुल वो ज़रूर देगा। मैम, जैसे जो सिंगर होते हैं वो समाज को सुधारने का भी काम करते हैं, लेकिन आजकल अगर सिंगर एक्टरों से पूछ दो कि भैया इस पॉलिटिक्स में ये क्या चल रहा है, कहते हैं कला के बारे में सवाल पूछे, कला के बारे में, उन्हें ये डर है कि भैया मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी, सरकार रोजी रोटी छीन लेगी। आप मानती हैं इस चीज़ में? नहीं मानती? मैं इस बारे में एकदम निडर, हमें बिल्कुल किसी से डर नहीं है, क्योंकि जो कलाकार होता है ना, हर कलाकार, हर क्षेत्र के, बहुत सुंदर प्रश्न किया, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि अपने कला के जरिए वो समाज को कुछ दे के जाए। बिल्कुल, देना ही देना है। मैं एक घटना बता रही हूँ, मेरे ससुर जी नवेंद्र घोष जी की, बंदिनी की एंड, पूरा बिमल रॉय जी की यूनिट ने चाहा था कि धर्मेंद्र से मिलन कराया जाए। खूबसूरत, यहाँ का अशोक कुमार, बूढ़े दिख रहे हैं, टीबी पेशेंट, एकदम बीमार हैं, वो तो टीआरपी जाएगा। देखिए, वो उन्होंने कलाकार का एक जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा ये मेरा कलम झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये उसके प्रेम की बंदिनी है, उसके नहीं। तो अगर आप लोग कर लीजिए तो नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन नेक्स्ट दिन में उन कलाकार की जीत हुई। पूरा यूनिट ने कहा नहीं नवेंदु जी, आप जैसा सोचे हैं, तू ही मेरे बंधु करके वो दौड़ के जाती है। उस जो डिलेमा, कैसी उसकी जो परिस्थिति खड़ी है कि कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी, लेकिन उसकी मन की जीत हुई, वो चली गई उसके पास, अशोक कुमार के पास। तो ये है कलाकार की जिम्मेदारी। हम गलत चीज़ नहीं दे सकते हैं। पैसे कमाने के लिए कला को कभी ना बेचिए, ये मैं अपनी रूह से बोल रही हूँ। मेरे पास भी कितने आइटम सॉन्ग्स आए थे, लेकिन मैंने तो नहीं गाया। बिल्कुल, एक गरिमा मेंटेन रखिए। हाँ, आपको बिजनेस करो ना, कितने भी सारे बिजनेस है। अब कला को मत बेचो, क्योंकि कला तो ईश्वर की एक देन है किसी के लिए, और कला अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। कुछ गाने मैं तुमको बता रहे हो, मैंने सुना, मैं हैरान हो गई। अब वो फेविकॉल से चिपका ले, तुम जानते हो उसका क्या वर्ड है? मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, मुझे अल्कोहल से गटका ले। मैं नमकीन बटर हूँ, मुझे ब्रेड से खा ले। क्यों तुम पैसे कमाने के लिए ऐसा गाना लिखते हो? क्यों करते हो ऐसा काम? अपने ईमान धर्म बेच के कोई कोरोना में क्या पैसा लेके कोई अपनी ज़िंदगी को बचा सका है? कितनी तरह से तो ईश्वर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बंगाल की धरती से आती हैं? मैं बनारस से हूँ। बनारस? मैं हूँ बंगाल की धरती, लेकिन मेरा 5 पुश्त से हम लोग बांग्लादेश से यहाँ चले आए थे बनारस। अच्छा। तो वही मेरी मातृभूमि है बनारस। अच्छा, आप बांग्लादेशी हैं? नहीं, हाँ, ईस्ट बंगाल की हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो जब पार्टीशन चले आए थे बहुत पहले। और तो मैम, जो आपने ये एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई, तो लेकिन आजकल जो है सरकार ये कह रही है कि भैया रोहिंग्या को, या फिर कहें कि जो बाहर से आए हुए हैं उनको नहीं रहने देंगे, तो इस कला का क्या होगा? देखिए, हम लोग तो बहुत 3, 4, 5, 6 पुरुष से यहाँ पर, अच्छा, पुश्तों से यहाँ पर। अच्छा। हम तो यहाँ तो बहुत, उस तो पार्टीशन के पहले, बहुत पहले से। अच्छा। आज से नहीं। बिल्कुल। तो मैम, बंगाल से भी आपका कनेक्शन है? हाँ, बंगाल में, कलकत्ता में मेरा घर है, मेरा ससुराल, लेकिन मेरा मायका बनारस में। बिल्कुल, अभी दोनों जगहों पे चलते हैं। हाँ, दोनों को बैलेंस करते हैं, ना मायका छोटा है ना ससुराल छोटा है। बिल्कुल, दोनों सेम है हमारे। बिल्कुल। बंगाल तो ये सिखाता है अभी तुम आके भालोवाशी, और बनारस क्या सिखाता है मैम? बना हुआ रस। बिल्कुल, बना हुआ रस है यहाँ पर। बिल्कुल।
तो मैम हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी तनिक होए जाए राम। ये बनारस सिखाता है कि सब लोग हमारे पास आओ, जैसे कि राजस्थान में पधारो मारो देश, तो हम बनारस ऐसे गाते हैं। बिल्कुल। मैम मछली खाती हैं? बड़े शौक से खाती हूँ। कौन सी वाली बढ़िया लगती है? रोहू। अच्छा, जो कि भाजपा के लोग गए थे खाने के लिए, वही वाली? वो स्वीट वाटर फिश है, वो बहुत टेस्टी होता है। तो मतलब मंगलवार के दिन अनुराग ठाकुर तिलक लगा के भगवा ओढ़ के खा लेते हैं, और एक तरफ जो है जो नेगी साहब हैं यहाँ के एक विधायक हैं, वो चिकन की दुकानें मछली की दुकानें बंद करवाते हैं कि नहीं बंद करो बंद करो, और वहाँ जाके लोग वोट चाहिए भैया। देखो, खाने पीने में कुछ नहीं है, तुमको सच बता रही हूँ। एक घटना बनारस की तुम साझा कर रही हूँ कि किनाराम बाबा का नाम सुना है ना, बहुत बड़ा उनका आश्रम है, और किनाराम बाबा सब कुछ खाते थे, मटन वटन, तो इंसान का वो औघुर थे। तो तुलसीदास जी वहाँ से गुजर रहे थे और नाक को ऐसे ढककर तो उन्होंने कहा, तुलसी इधर आओ। तुमने ही लिखा है ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हाँ, तुमने ही लिखा है ना, तो मेरे इस खाने में तुमको सिया राम नहीं दिख रहे क्या? समझो कि जो जो खाता है वो उसका वो अन्न ब्रह्म हो जाता है, जो खाता है। और तो इस खान पान ना वो जगह के हिसाब से हुआ है, जहाँ सूखा है, राजस्थान कुछ नहीं है, नदी नहीं है, तो उन लोग ऐसा खाते हैं, और जहाँ समुद्र है, नदी है, तो लोग फिश खाते थे आदि हमारे मैडम बुंदेलखंड आ जाओ, आप खा के दिखा दो एक मांस मछली कुछ, और अब मान लीजिए आप पंडित हो या कोई हो, मैं पंडित हूँ, मैं खा के अगर दिखा दूँ तो मेरे तो घर से घर निकाला हो जाए मेरा। तो वहाँ का जो सूखा जगह है ना, तो इसलिए वहाँ पर उस हिसाब से बना है। अगर वो नदी होता, वहाँ पर अगर समुंदर होता, तो वहाँ भी लोग खाते। बिल्कुल। तो वो तो आदि मानव से आया है ना सब कुछ, पहले तो वो थे, बाद में कैटेगरी बना। तो ऐसे मोदी जी से आप मिली थी, कौन सा गाना सुनाया था उन्हें आपने? मैंने उनको हे शिवा प्रेजेंट किया था, मेरा जो सबसे प्रिय सीडी है। तो और वो मेरे को सुनते हैं, वो जानते हैं मेरे विषय में, सब कुछ स्टडी किया उन्होंने मेरे लिए। वो हमने एक प्रियतमा बन के मैंने शिव के साथ 4 प्रहर गाई हूँ। मेरा बहुत प्रिय सीडी है, उसमें मैं भोर में जगा रही हूँ शिव को। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यावरं, नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदं कृतं चन्दनं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ से शुरू, फिर 4 प्रहर, दोपहर में शिव तांडव है, शाम को एक दूसरा लिया है मैंने, रात को चंद्रशेखर रक्षमाम, फिर मैंने सुलाया भी उनको शिव को। रात भई भोले शयन करो। ठुमरी और कजरी, और एक और कौन सा होता है? ठुमरी, चैती, कजरी। देखो ठुमरी एक जैसे जैसे समय बीता ना, गायन शैली बदली। पहले ध्रुपद, पहले प्रबंध गाते थे, फिर ध्रुपद, धमार, फिर ख्याल, ख्याल तोड़ के फिर ठुमरी बनी। फिर ठुमरी से ही जो लोकगीत गाया जाता है ना, अरे रामा रे मजे बरस लपनिया चली तो याओ जनिया रे हरी, इसको हमने उपशास्त्रीय में ठुमरी स्टाइल में ले लिया। अब समझ रहे? अरे रामा रिम झिम से बरसे लपनिया चली तो याओ जनिया रे हरी, तो इसको हमने थोड़ा शास्त्रीयता में ढाल दिया इस तरह से। बिल्कुल। मैडम अब आपसे 3 गाने सुनना चाहूँगा, तीनों जिनमें आपको महारथी हासिल है, ठुमरी, चैती, कजरी, जो आज के युवा रिलेट भी कर पाए। मैं एक लाइन ठुमरी सुनाती हूँ। ननदिया काहे मारे बान, काहे मारे, काहे मारे, मारे मारे, काहे मारे बान। ये ठुमरी जी, ये 16 मात्रा में चलती है। अब चैती देखिए,
दीपचंदी में गाई जाती है। इसकी भी बहुत स्टोरी है, मोतिया के लिए गाई थी। 42 मूवमेंट में एक गायिका थी, उसको एक लड़का प्यार करता था। गायिका का नाम दुलारी था और उससे बहुत छोटा एक लड़का उसको प्यार करता था, का नाम टुनटुन था, लेकिन वो गाई है इसमें मोतिया बोलकर। बिल्कुल, मतलब प्रियंका चोपड़ा निकली। हाँ। तो एक दिन वो होली के दिन, एक साल में एक बार ही आता था उसके लिए कुछ सामान गिफ्ट खरीद कर। शायद गायिका भी उसे प्यार करती, लेकिन वो शादीशुदा थी, लेकिन मिल नहीं पाती थी। वो एक दिन उसने इजाज़त लिया था लड़का ने कि ये साल में एक बार आके उसको गिफ्ट करेंगे। तो वो आ रहा था गोली खा के। ये एक स्टोरी है, इसका और भी एक स्टोरी है जी। उसको अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन ये प्रचलित स्टोरी है। तो अंग्रेजों के गोली से वो गुजर गया था, तब जाके वो गायिका रो रो के ये चैती गाती थी। यही ठैया मोतिया हिराए गइली रामा, कहवा में ढूंढूं यही ठैया, यही ठैया, यही ठैया, यही ठैया मोतिया हिराए गइली रामा, कहवा में ढूंढूं। क्या बात है। कजरी। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की है, बरसे बदरिया सावन की। ये है कजरी। और ऐसे कई सारे कजरी है। अब के सावन भेज, ये जो फिल्म में थी बंदिनी, इसका ओरिजिनल ऐसा है। अब के सावन सैया घरे रहो, घरे रहो ननदी के भाई रे। ये स्टोरी ये है, ननदी के भाई, वो पति को नाम तो ले नहीं सकती थी ना, ननदी के भाई, क्योंकि हर बरसात में लोग खेती करने के लिए, पति लोग दूर गांव चले जाते थे खेती बाड़ी करने के लिए। तो वो बोल रही है कि सावन में मेरे ननद के भाई, मेरे पति, तुम कहीं मत जाओ, तुम जब नहीं रहते हो तो सेज हमको काटने लगता है, सांप जैसा डसने लगता है, तुम नहीं जाओ। बिल्कुल करुण रस। बिल्कुल। और यही कचौड़ी गली वाले में भी सेज वही है, कोई सेम मतलब वो है, बस थोड़ा ऊपर नीचे जो कहानी है। पिया चली गईले, पिया चली गईले रंगून हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमो। ये भी एक कजरी। आप मैम गौर जहाँ से मिली हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता है कुछ? मैंने उनको बहुत पढ़ा है, और मैंने कहा ना, मेरे ससुर जी ने बहुत रिसर्च करके। उन्होंने देखा था ससुर? नहीं, वो तो 18 से, हाँ, तो हमारे ससुर जी तो रिसर्च बेस। और उनकी, और वो लास्ट में उनकी पूरी ज़िंदगी कलकत्ता में बीती। कुछ समय तक बनारस में रही, फिर वो कलकत्ता में चली गई। मैंने उनके बारे में एक जो फैक्ट स्टोरी है कि किस तरह से जो कलकत्ता में सबसे रिचेस्ट स्टेट था कलकत्ता पहले, आपको पता है पूरा, ये आप देखिएगा, अभी मैं हाल ही में हमें पता चला, हाँ, पैसों से भी, सब बड़े बड़े फैक्ट्रीज, मिल, सब कुछ। तो बाबू लोग थे वहाँ पर। गौहर जान की इश्क में उनके जो चाहने वाले थे, 100 की गड्डी जलाकर चांदी के केटली में 1 कप पानी उबाल के सोने के कप में अपने हाथ से पिलाते थे। ये थी गौहर जान की ये। और उनकी जो फेवरेट गाना आप जानते ही है, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे। ये 2002 में जैसे हमने मिर्ज़ापुर केले गाई थी, हमारे बाबा बिस्मिल्लाह खान साहब, ये भी गाई थी, क्योंकि नौशाद जी सामने बैठे हुए थे, वो खड़े रह गए थे ऐसे खुशी से मेरे कॉन्सर्ट में, तो हम लोगों ने एक्सटेम्पोर ले लिया था। ये आपने 2002 में गाया, अभी गाना फेमस हो रहा है 4 हफ्ते पहले से। हम लोग तो उसका पब्लिसिटी नहीं किए ना, हम तो साधक कलाकार है। नहीं, रेखा भारद्वाज की बात करें तो वो भी पुरानी गायिका है। हाँ, तो उन्हीं के द्वारा जो है फेमस हुआ है। और एक आपने जो हमरी अटरिया वाला बताया था, या आपने पहले गाया था रेखा भारद्वाज?
हम तो गाते ही रहते पहले से, बेगम अख्तर ने भी गाया है, वेरी फेमस सॉन्ग है। जब फिल्मों में आ जाता है ना तो लोग सुनने लगते हैं, क्योंकि हम लोग तो पब्लिसिटी नहीं करते, हमारे पास पैसा ही कहाँ है पब्लिसिटी का, और यहाँ पर लाखों रुपया पब्लिसिटी में चला जाता है नेचुरली। फिर ये बताओ मैम, फिर टिकट लेके क्या करोगी? भाजपा भी टिकट दे देगी तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, कहीं से तो लाना पड़ेगा। आएगा तब खर्च करेंगे ना, अभी हम इसके पीछे नहीं, हम अपने साधना के पीछे हैं, लेकिन अगर आएगा तो हम ज़रूर खर्च करेंगे। बिल्कुल, इन सब गाने को अमर बनाना है सब। हम कई लोग ये कहते हैं कि भैया आपके सरकार के साथ कनेक्शन है, मतलब ऐसे कहते हैं कि हैं भैया, हैं कनेक्शन। सबके साथ है। राजनाथ जी एक बार एक कॉन्सर्ट में, मैं आपको फोटो शेयर करूँगी, देखी थी, मैंने देखी थी। हाँ, वो गाना सुन के अभिभूत होकर, उनको होश ही नहीं था, मुझे ऐसे उठाए और उन्होंने कहा विश्व की श्रेष्ठ गायिका हो और आज से आप मेरी प्रिय गायिका हो। ये उनके अंतर से आया था। देखिए ये एक इतने बड़े, हम उनको हृदय से बड़े भाई की तरह मानते हैं, और उनकी जो ये भाव मैंने देखा था उस दिन, उससे तो मैं उनको और भी मानने लगी हूँ। तो मैम कनेक्शन इतने बढ़िया है तो उन लोगों से कहिए थोड़ा पैसा वैसा दे दीजिए भैया, वो पब्लिसिटी तो हम मांग ही नहीं सकते, मैं कैसे आपको बताऊँ। हम यही कहेंगे, हम बिन मांगे मोती मिलन, मांगे ना मिले। अगर हमको मांगे भी ना वो दे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगी, मांगे भी ना मिलना चाहिए। हम बार बार कहते हैं, जो हमारे देश के साधक कलाकार हैं वो मांग नहीं सकते, वो कभी ना मांगेंगे। जैसे आप साधुओं के पास जाके उनको दे के आते हैं उनके उसी तरह हम साधक कलाकारों के लिए वो खुद आए, हमको दे, ये हमारी विनती है। क्या बात है। हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं आखिर में। बताओ। मैं एक कलाकारों के नाम लूँगा या लोगों के नाम लूँगा, और आपको बस एक शब्द बोलना है उनके बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये कर लेते। वो सुर को ईश्वर मानते थे, इसलिए ईश्वर दर्शन हुआ था उनको। बिल्कुल। पीएम मोदी। वो परम देशभक्त, विरासत के लिए उनका अद्भुत प्रेम। राहुल गांधी। देशभक्ति कम है। ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, कुर्सी बाद में, देश प्रेम पहले। बिल्कुल। राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी के लिए यही कहूँगी, इतनी मृदुभाषी है वो, जो बहुत दिल को टच करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ। कड़क स्वभाव के। कड़क। यो हनी सिंह। कुछ नहीं कहना। मतलब या तो हनी सिंह का खौफ है इतना कि बताइए, क्लासिकल जो है सिंगर है, इतनी पुरानी, वो कह रही कुछ नहीं कहना, कुछ तो कहना है मैम। शब्दों का भंडार है आपके पास, चलती फिरती डिक्शनरी है। यही कहूंगी कि संगीत को बेचो मत। ठीक है। नोरा फतेही। मनोरंजन करती है, पैसा बहुत लेती है। तो मतलब इंडस्ट्री में कुछ लोग तो कमा रहे हैं पैसा, अब कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम तो कहेंगे जो उन लोग कमाते हैं वो हमारे शास्त्रीय कलाकारों को कुछ दे के उनको संरक्षण करें। फिर अभी आप कहने थे कि मांगते नहीं, फिर आप ये मांग रहे हो। मैं उनके लिए मांग रहा हूँ, खुद के लिए नहीं। तो आप भी तो वही कलाकार हैं। मतलब आप प्रधानमंत्री से मिलनी है तो आप उनसे अलग हो गई। देखिए, दूसरों के लिए भीख मांगने में शर्म नहीं है। हमारे मालवीय जी थे बनारस के, भीख मांग मांग के ऐसा विश्वविद्यालय बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए थे, वो हमारे आदर्श है। कंटेंट वहाँ का बायकॉट है। अब आपको क्या लगता है बताइए? मैं तो बार बार कह रही हूँ, कला के साथ ये सब नहीं चलना चाहिए। देशभक्ति से ऊपर है कला। देशभक्ति से ऊपर है। देशभक्ति से ऊपर कला है। हाँ, कलाकार ईश्वर का देन होता है। कलाकार को कहीं मत रोको, कला को आगे बढ़ने दो। कलाकार को गले लगा लेना चाहिए, चाहे किसी भी सरहद से हो। मैम, अनुराग ठाकुर के बारे में क्या कहेंगी? एक वो जो पहले सनातनी इमेज बनाते थे, फिर दूसरे वो जो कि मंगलवार को जो है मांस खाने के लिए पहुंच गए डायरेक्ट, भैया मैं तो मछली खाऊंगा, कलकत्ता आया नहीं तो वोट कट जाएगा, क्या करूं? अब आप बताइए, आप तो वहीं बंगाल में, आपका घर है। कभी नहीं खाते थे क्या पहले? पहले तो कोई वीडियो नहीं आया। वो भगवा पहने और तिलक लगाए, मंगलवार के दिन तो कभी नहीं आई। एक बात कहूँ जी, स्वामी विवेकानंद जी मटन खाते थे। मटन खाते थे वो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वो भगवा पहन के। मैंने कहा खान पान इज़ वेरी पर्सनल थिंग। अनूप जी भी खाते हैं, अनूप जलोटा जी इतने बड़े भजन सम्राट हैं, उनको अच्छा लगता है, बचपन से खाए हुए हैं। अनूप जलोटा जी नॉनवेज खाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उससे क्या लेना देना है? तुम कहो ना ईश्वर को तो प्रेम चाहिए। कल नहीं, बात मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। तुम खाने पीने से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल लेना देना नहीं। तुम वो कथामृत पढ़ो रामकृष्ण देव की, विवेकानंद जी बीफ खा के आए थे कि रामकृष्ण देव के पास, स्वामी विवेकानंद, कि अब मुझे छुओगे आप? मैंने बीफ खाया है क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए।
तो रामकृष्ण ठाकुर ऐसे गले लगा लिए कि तेरे अंदर 8 सूर्य का तेज है, वो सब गल जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तेरे ऊपर। बिल्कुल। अगर आपको आने वाले समय में बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो सोमा घोष जी जाएंगी बिग बॉस में? सोचेंगे, क्योंकि अब क्राउड वहाँ पे अलग ही लेवल का आ रहा है। सोच के जाएंगे। मैंने आपको कहा ना कि मुझे 30 बार आइटम सॉन्ग्स मिले हैं, मैंने नहीं किया, तो मैं जबान गंदी नहीं करेंगे। नहीं, हम दिल से चलते हैं, बिल्कुल हम दिल से चलते हैं, दिल का आवाज़ सुनेंगे फिर जाएंगे। बिल्कुल। जेनजीज के लिए, हमारे जैसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? एक निष्पक्ष कलाकार, मैं उन कलाकारों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो कि भैया मोदी जी से मिला है या फिर किसी से मिला है तो भैया रिश्ते बना लिए और उसके बाद अब दूसरे के लिए पूछो तो क्या मतलब नहीं जानते। मैं पूछ रहा हूँ निष्पक्ष कलाकार डॉक्टर सोमा घोष जी से, जो कि बिस्मिल्लाह खान की बेटी हैं। जब से लेके अब तक काफ़ी बदलाव देखे होंगे उन्होंने, आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगी उन्हीं की भाषा में? मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि वो हमारे संस्कार को समझे, हमारे संस्कृति को समझे, उसके विषय में जानकारी ले, हमारे उत्सव को समझे। सबके साथ हमारा गाना जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर संस्कार समझेंगे ना, आज के युवा पीढ़ी खास करके छोटी छोटी बेटियाँ, तो वो कहते आज जो इतनी रेप हो रही है, इतनी सारी गंदगी फैली हुई है, विकृति, तो अगर एक माँ, एक बेटी संस्कारी होगी ना, तो वो संस्कार से चलकर सबको ज़िंदगी में करेगी। गुरुजनों को सम्मान करना, एक बच्चा होने से पहले किस तरह से ईश्वर की आराधना करके एक आत्मा को लाना, और एक बच्चा जब होता है, पहली गुरु टीचर एक माँ होती है, वो माँ जो सिखाएगी बच्चा वही सीखेगा। तो ये सब जानते हुए हमारी पूरा संस्कार करके तुम आगे बढ़ो, क्योंकि एजुकेशन इनकम्प्लीट है अगर तुम्हारे उसमें संस्कृति और संस्कार नहीं है। पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये सब चीज़ साथ पे नहीं है। इसके लिए ज़रूर समय दो। अगर तुम्हारे स्कूल में संस्कृत नहीं है तो तुम थोड़ा संस्कृत पढ़ो, इन मंत्रों के असर को समझो, तो ज़िंदगी कुछ अलग बनेगी तुम्हारी। मैम AI आ गया है, अब आने वाले 10 साल बाद क्या होगा आप लोगों का? जिस तरीके से लोग लिरिक्स भी लिख ले रहे हैं, पोएम है वो लिख ले रहे हैं AI से, बस ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा AI। हाँ, क्योंकि इंसान जिसमें प्राण नहीं है वो प्राणहीन चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। हमारे बचपन में ना अमेरिका से लोग, जितने भी लोग थे अमेरिकन्स, हिप्पी बन के चले आए थे हमारे देश में। कोई हरिद्वार तो बनारस तो लगता था कि हम विदेश में हैं। उनसे पूछा जाता तो बोलते हम लोग मशीन बन गए हैं, पैसों की कमी नहीं है, हर चीज़ मशीन। हम इंसान बनना चाहते हैं, हम वेद वेदांत जानना चाहते हैं, ट्रूथ ऑफ लाइफ जानना चाहते हैं। वो चले आए थे एक कपड़े में इंडिया, तो वही होगा हाल। अगर आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जीवित होते, भारत की स्थिति पर, तमाम पॉलिटिक्स स्थिति, इकोनॉमिक्स वाइज सब, भारत की स्थिति पर और सोमा घोष जी पर क्या कहते? यही कहते कि हम तो आज़ादी पा गए हैं, पहले झगड़ते थे, अब आज़ादी के बाद क्यों झगड़ते हो, क्यों झगड़ते हो? सुर के साथ रहो। तुम बच्चों के लिए भी यही कहूँगी, अच्छा गाना सुनो। अच्छा गाना इंसान को एकदम क्या कहते हैं ना कि एक पॉजिटिविटी में लेके जाता है, थॉट पे वो पॉजिटिविटी आता है। सुर के साथ रहो तो इंशाल्लाह झगड़ा नहीं होगा, सब शांति से रहेंगे। बिल्कुल, यही कहना चाहिए। और मैम आज की डेट में ना रील बनाने वाले लोगों को, आप मान लीजिए आप रील बनाने लगे तो आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, ज़्यादा फॉलोअर मिलेंगे, और बजाय कि आप स्टेज पे जाती हैं, अपने देश को, अपनी क्लासिकल म्यूजिक को रिप्रेजेंट करती हैं, तो किस पे क्या कहेंगी आप? इसमें बहुत रील बनाना चालू करेंगी? हंसी आता है इसलिए कि तुमको तो पता है ना जी, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, युगों से ये चलती आ रही है। मैम मिलियंस व्यूज लाने के लिए आज की डेट में ज़्यादा मेहनत हो नहीं रही। अरे एक सेकंड में आप रातों रात पॉपुलर हो जा रहे हो, कोई साधना नहीं, कोई मेहनत नहीं, ये सही नहीं है। देखो तुम्हारा अगर टैलेंट है ना, तुमको मुकाम मिलेगा ही मिलेगा। ये शॉर्टकट का रास्ता चुनना नहीं चाहिए। अगर रील बना भी रहे हो ना, कुछ अच्छी चीज़ों की बनाओ कि जो तुम समाज को कुछ, आज के पीढ़ी को कुछ दे सकते हो। आज के पीढ़ी बहुत दुखी है। 37 के एज में हार्ट अटैक हो जा रही है। क्यों हो रही है? क्यों? नर्वस सिस्टम को शांति ही नहीं मिल पा रही। बिल्कुल मैम, 3 ताल क्या होती है? दा दिन दिन ना, दा दिन दिन ना, दा दिन दिन ना, कि दा दिन दा, 3 ताल 16 मात्रा की चलती। मैम अभी तक आपको देश से तो तमाम अवार्ड मिल चुके हैं, अब आप कौन से अवार्ड की तैयारी? सुनने में अभी कनाडा के पार्लियामेंट में बुलाया गया है आपको। हाँ, ये बहुत सम्मान की बात है। कनाडा और इंडिया के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के चीफ वो आए थे, हमसे मिले थे।
अभी वो हमको, मेरे हस्बैंड शुभंकर को, मैं एज ए प्रोड्यूसर जा रही हूँ, एज ए डायरेक्टर, हम फाइनेंसर को भी लेके जा रहे हैं कि हम लोग अच्छा फिल्म बनाएंगे, अच्छा संगीत के साथ, हमारे जो विरासत को लेके और उनके पैसा हमारे पैसा जोड़ के अच्छा फंक्शन, संगीत को बचाना है, फिल्म को बचाना, मैंने फिल्म में भी अच्छी चीज़ देना है, ये सब के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोमा जी। और एक हमको वो बोलना चाहूँगी कि 12 जून को पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया से हमें भारत गौरव अवार्ड दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत सबसे बड़ा सम्मानित महसूस कर रही हूँ। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सोमा घोष जी, जिनने हमारे तमाम सवालों के बड़ी ही सहजता से जवाब दिए और ऐसे सवाल भी पूछे जो हमने आपको, जो आपके कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि ये सवाल आपको पूछने चाहिए थे कि बीजेपी से रिलेटेड कि भैया इतने अवार्ड क्यों मिल रहे हैं, कहीं सरकार से तो नहीं कुछ है, आखिरकार स्थिति क्या है, अगर उस्ताद जी जिंदा होते तो आज वो क्या कहते, खास तौर से सोमा जी के लिए क्या कहते। तमाम सवालों के बड़ी सहज तरीके से सोमा जी ने जवाब दिए। आपको हमारी वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।